किसी के हाथ कहीं से कोई सबूत लग जाए। तुम्हारे काम करने का अंदाज इंतहाई घटिया है। तुम बगैर किसी खबर के दूसरों को ब्लैकमेल करने की हद ही मालूम होते हो। यहाँ के लोग बहुत सर फिरे हैं मेलिनोव। अभी हार ही की बात इन्होंने किसी को नहीं बख्शा। हालांकि वो बहुत बड़े लोग थे जिनका ईगल से ताल्लुक साबित हुआ था। बेलिनोव के हाथ से शिकार गिरते गिरते बचा। वो जिस अंदाज में चौंका था उससे साफ जाहिर हो गया था कि जॉन ने उसके बारे में गलत नहीं कहा था और मुझे उसकी तस्दीक की जरूरत भी नहीं थी। मैंने उसे उसी वक्त पहचान लिया था जब उसने पहली बार लब कुशाई की थी। ये वही आवाज थी जो मैंने S1 के मुंह से सुनी थी। उस वक्त मैंने उसे नकाब में देखा था, इसलिए पहचान नहीं सकता था, लेकिन उसकी आवाज तो पहचान सकता था। वो एक बिजनेसमैन था और आवाज बदलने के फन से उसका दूर का भी वास्ता नहीं था, इसलिए मुझे किसी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा। इस बकवास का क्या मतलब है? बेलिनोव ने मुश्तइल होकर कहा, इस मुल्क से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे क्या मालूम कि ईगल क्या बला है। चैमगुइयां करने वालों का ख्याल है कि इस बला खेदी की पुष्प पर जो लोग हैं उनमें से एक तुम भी हो। बेलिनोव ने फिर कुछ नहीं कहा। उसने ताली बजाई थी, जिसके जवाब में उसके दोनों कमांडर्स कमरे में आ गए थे। मैं फौरन ही उठ खड़ा हुआ। आपने मुझे जो कीमती वक्त दिया है उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मैंने टेप रिकॉर्डर उठाते हुए कहा, बहुत जल्द हम इस इंटरव्यू को छापने की कोशिश करेंगे। बेलिनोव कुछ नहीं बोला और मैं जल्दी से उसके कमरे से निकल आया। मेरा मकसद पूरा हो चुका था। बेलिनोव ने ना तो मुझे रोकने की कोशिश की और ना ही उसने अपने बॉडीगार्ड से कुछ कहा। कमरे से बाहर राहदारी में चंद अफराद इधर उधर खड़े दिखाई दिए। वो यहाँ के निगरान थे। उनमें से किसी ने मुझसे तारुज नहीं किया। मुझे मालूम था कि वही लोग कुछ देर बाद मेरे दुश्मनों में तब्दील हो चुके होंगे। जो बातें बेलिनोव से करके मैं आया था, उसके बाद ये मुमकिन ही नहीं था कि मुझे आजाद छोड़ दिया जाता। उनकी मजबूरी ये थी कि यहाँ मुझे कुछ नहीं कह सकते थे और कहते भी कैसे, मैं एक अखबार की तरफ से आया था। लेकिन यहाँ से निकलने के बाद कुछ भी हो सकता था। मैं दरमियाना रफ्तार से चलता हुआ कॉरिडोर के सरे तक गया और फिर लिफ्ट की बजाय सीढ़ियों का रुख किया। ये बात मेरे इल्म में थी कि बेलिनोव की आदमियों की हमलदारी अपने फलूस की हद तक ही है। सीढ़ियों पर पहुंचते ही मेरे पैरों में गोया पर लग गए। मुझे निचली मंजिल तक ही तो जाना था, जहां बेलिनोव के हैन नीचे और उसके बराबर वाले दोनों कमरे मैं पहले ही बुक करा चुका था। मैंने न सिर्फ कमरे बुक कराए थे, बल्कि उस वक्त उन कमरों में तहजीब, माल्कम एक्स, वुड और डेविड रियान और कलारा भी मौजूद थे। मुझे सिर्फ इस बात की फिक्र थी कि कोई मुझे इस फ्लोर पर आते हुए ना देख ले। ऊपर जाते वक्त तो मैंने खास तौर पर एहतियात की थी। खुशकिस्मती से मुझे रास्ते में कोई नहीं मिला और मैं किसी की नजरों में आए बगैर उस कमरे तक पहुंच गया जहां इस वक्त वो चारों जमा थे। बुढ़ के कानों पर हेडफोन चढ़ा हुआ था और वो कमरे के कोने में मौजूद बेल पर रखी हुई टेप रिकॉर्डर पर झुका हुआ था। मेरे कमरे में आमद पर उसने निगाह उठाकर भी नहीं देखा। मेरे मिशन का पहला मरहला बड़ी कामयाबी से तकमील तक पहुंच गया। दोस्तों, मैंने टेप रिकॉर्डर और कैमरा कांधे से उतारते हुए कहा, मेरी बात दुरुस्त साबित हुई ना? कलारा ने कहा, जॉन ने तुम्हें धोखा दिया है। बेलिनोव कतई गैर मुतल्लक आदमी है। ईगल से उसका दूर का भी वास्ता नहीं है। इन चारों ने मेरी गुफ्तगू का एक एक लफ्ज सुना होगा। जाने से कबल मैंने हदायत कर दी थी कि जब तक मैं बेलिनोव के पास मौजूद हूँ, सिर्फ मेरी गुफ्तगू सुनी जाए। ये गुफ्तगू मेरे कैमरे में नस्ब एक छोटा सा FM माइक्रोफोन नशर कर रहा था, जिसे इस कमरे में मौजूद रेडियो टेप रिकॉर्डर पर सुना जा रहा था। कैमरे में नस्ब माइक्रोफोन मैं बेलिनोव के कमरे में ही छोड़ आया था और बुढ़ ने मेरी हदायत के मुताबिक मेरे वहां से रवाना होते ही रिकॉर्डिंग शुरू कर दी थी। मैंने सख्ती से हदायत की थी कि मेरे वहां से रुखसत होने के बाद की गुफ्तगू डेविड और कलारा में से किसी को उस वक्त तक ना सुनने दी जाए जब तक कि मैं वापस ना आ जाऊं। ये अंदाजा तुमने कैसे लगा रही है डेर कलारा? मैंने बड़े खुशगवार मूड में कहा। मेरी राय तो इसके बिल्कुल बरक्स है। तुम तो पहले ही से तय कर चुके हो कि जोन्स की दी हुई इतला दुरुस्त है। याद बेलिनोव के एतराफ ना करने के बावजूद भी तुम इस बात पर मुसन हो कि वही S1 है। अरे वो एतराफ कर लेता तो दुनिया का सबसे बड़ा गधा कहलाता। मेरी बजाय तहरीब ने जवाब दिया। अभी मेरी राय बदलते ना देखकर उसे यकीन हो गया था कि बेलिनोव वाकई S1 होगा। तो फिर तुम किस टुवक्को पर उसके पास गए थे? डेविड ने हैरत से कहा, यह बात तो पहले ही सोचने की थी। ईगल के तज़किरे पर वो जिस बुरी तरह चौंका था, उससे ये तस्दीक हो जाती है कि उसका ईगल से कुछ ना कुछ ताल्लुक जरूर है। हम तो सिर्फ उसकी आवाज सुन रहे थे। अगर उसके तासरात भी देख रहे होते तो मुमकिन है हम भी कोई राय कायम करने की पोजीशन में होते, डेविड ने कहा। सिर्फ इन तासरात से ये किस तरह साबित हो सकता है कि वो ईगल से मुतल्लक है? कलारा ने कहा। ईगल हमारी एक आलमी तंजीम है और यहूदी होने के नाते मुमकिन है बेलिनोव भी उससे किसी हद तक वाकफियत रखता हो। जाहिर है इस सूरत में उसका चौंकना लाजमी अमर था। और तुमने उसे एक ही मतलब किस तरह निकाल लिया?
मालूम होता है तुम एसवान साबित नहीं होने दोगी। मैंने मुस्कुरा कर कहा। मैं तो शुरू ही से कह रहा हूँ कि बेलिनोव एसवान नहीं है, मगर तुमने मेरी बात मानकर ही नहीं दी। अब देख रो तुम किस मुश्किल में फंस गए हो। उसे एस1 साबित करना तकरीबन नामुमकिन ही है। ऐसा नहीं है क्लारा डेर, वो एस1 ही है। उसके जोंगने को तो छोड़ो, मैं उसे उससे पहले जाती तौर पर भी शनाख्त कर चुका हूँ। क्लारा के साथ साथ डेविड भी चूका। तहदीब ने भी मुझे हैरत से देखा। मेरी मालूमात के मुताबिक तो बेलिनोव से कभी तुम्हारा वास्ता तक नहीं रहा। तहदीब ने कहा, फिर जाती तौर पर शनाख्त कर लेना क्या मायने रखता है। तुम भी सुन लो क्लारा, इससे तुम्हें यह समझने में मदद मिलेगी कि मैंने तुम्हें 5 सुपर ईगल की कौमियतों से किस तरह आगाह किया था। जजीरा मर्ज पर उन 5 से मेरा तारुफ कराया गया था। 5 अफराद अपनी मखसूस नकाबें लगाए हुए थे जिन पर उनके नंबर तहरीर थे। मैंने उनकी सिर्फ आवाजें ही सुनी थी जो मेरे दिन में हमेशा के लिए महफूज हैं। और बेलिनोव की आवाज और एहसान की आवाज में थोड़ा भी फर्क नहीं है। क्लारा हैरत से उछल पड़ी, क्या तुम सच कह रहे हो? उसने सनसनाती हुई आवाज में कहा। तो और क्या गलत कहेंगे? डेविड बोला, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि अली साहब ने अगर जोन्स की बात पर यकीन किया है तो ऐसा ही नहीं किया होगा। अगर वो गैर मुतल्लक आदमी है तब तो कोई हर्ज नहीं, क्लारा ने कहा, लेकिन अगर वो वाकई एस1 है तो तुम्हें उसके मुंह पर ईगल का जिक्र करने से गुरेज करना चाहिए था। वो क्यों? मैंने बड़ी दिलचस्पी से पूछा। इसलिए कि वो तुम्हारा दुश्मन हो जाएगा। ये बात वो कैसे गवारा कर सकता है कि कोई शख्स उसके और ईगल के ताल्लुक से बाखबर हो जाए? एक वही क्या, पूरी तंजीम मेरी दुश्मन है। चलो ठीक है, क्लारा ने कहा, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ, लेकिन ये भी तो है कि तुम उसे बेखबरी में छाप सकते थे। अब वो होशियार हो गया, उस पर हाथ डालना मुश्किल हो जाएगा। तुम होशियार होने की बात कर रही हो, यहाँ तो खेल ही और शुरू हो चुका है। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि इस वक्त हम दोनों में से कोई भी एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की पोजीशन में नहीं था? बेलिनोव अगर कोई मुझे नुकसान पहुंचाता तो उसे खतरा था कि ये बात लाजमन अखबार वालों के इल्म में आ जाएगी, लिहाजा वो खून के घूंट पी कर रह गया। दूसरी तरफ मैं हूँ, मैं उसे ना उस वक्त नुकसान पहुंचा सकता था ना बैसा कर सकता हूँ। इसलिए कि अगर उसे कोई नुकसान पहुंचा तो हुकूमत इसमें मुलव्वस हो जाएगी और मैं ये किसी कीमत पर गवारा नहीं कर सकता कि जनरल टैरिफ किसी मुश्किल में मुबतला हो। लिहाजा जब तक वो गोटेल में मौजूद रहे मैं उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हाँ तुम बताओ क्या रहा? मैंने बुढ़ को हेडफोन उतारते देखकर उससे सवाल किया और वो मेरे सवाल का जवाब देने की बजाय हिचकिचाहट अमेज अंदाज में डेविड और क्लारा की तरफ देखने लगा। अब इनसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं रही। जो बात भी है बिला झिझक बताओ। तुम्हारे वहां से निकलते ही बेलिनोव ने कैरोलिन को तलब किया था। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें रिकॉर्डिंग सुनवाऊं? नहीं, रिकॉर्डिंग सुनवाने की जरूरत नहीं, तुम अपने अल्फाज में मुख्तसरन बता दो। बेलिनोव ने कैरोलिन से कहा कि उस अखबारी रिपोर्टर को जो अभी इस कमरे से निकल कर गया है कोई हादसा पेश आ जाना चाहिए। बेलिनोव के इस हुक्म पर कैरोलिन उसके कमरे से चली गई और थोड़ी देर बाद उसने आकर बताया कि वो मुतलका लोगों से कह आई है रादर किसी हादसे में मारा जाएगा। उसने बेलिनोव से इस हुक्म की वजह पूछी, जिस पर बेलिनोव ने कहा कि किसी तरह ये अखबारी रिपोर्टर इस बात से आगाह हो गया है कि उसके और ईगल के दरमियान कोई ताल्लुक है, कबल इसके कि वो इस राज से किसी और को आगाह करे, उसे हलाक हो जाना चाहिए। इस इतला पर कैरोलिन ने हैरत का इजहार किया। फिर अभी अभी बेलिनोव तक ये इतला पहुंचाई रही कि राजर नामी रिपोर्टर हाथ नहीं आ सका। ना किसी ने उसे होटल में दाखिल होते देखा और ना ही बाहर निकलते देखा। सुन लिया तुमने? मैंने क्लारा की तरफ देखा। अब तो तुम्हें यकीन आ गया कि बेलिनोव ही हमारा मतलूबा शख्स है। यकीन तो पहले ही आ गया था, अब ये यकीन और ज्यादा पुख्ता हो गया है, क्लारा ने कहा। इसका मतलब ये नहीं है कि ईगल के ढांचे में कुछ तब्दीलियां रुनमाल हुई हैं। यही बात मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था मगर तुम्हारी समझ में नहीं आ रही थी। और सुनो चीफ, बुड ने कहा, उसकी आदमी बहुत तेज है। उन्होंने मुतलका अखबार के दफ्तर से राजर के बारे में मालूम करने की कोशिश की थी। तुम अंदाजा कर सकते हो कि उन्हें वहां से क्या जवाब मिला होगा और उस पर उनका क्या रद्द अमल हुआ होगा। मैं बखूबी अंदाजा कर सकता था कि इस इजला पर बेलिनोव खबास बाख्ता हो गया होगा और उसने अपनी तमाम तर मसरूफियात मनसूख कर दी होंगी। उसे अपनी जान का खतरा लाहक हो गया होगा। सिक्योरिटी के आदमियों को नायल करार दिया जा रहा होगा। एक जाली अखबार नवीस का उस तक रसाई हासिल कर लेना उसके अमले की नायली की खुली दलील था। तुमने ईगल को हवा बना रखा था। मैंने क्लारा से कहा, तुम इस बात के भी सख्त खिलाफ थी कि ईगल से तसादुम का खतरा मोड़ लिया जाए। अब क्या ख्याल है? सुपर ईगल तक हमारी इज्जत पर है। मैंने जो बातें भी की थी एडम टी फ्लूक से की थी, क्लारा ने मुस्कुरा कर कहा। उस वक्त मुझे ये तो मालूम ही नहीं था कि किस शख्स से मैं बातें कर रही हूँ वो असल में ईगल से भी बड़ा हवा है। लेकिन तुम्हारा ये अंदाज बहरहाल था गलत, डेविड रियान बोला। इसलिए क्या बेलिनोव इस वाकई की इतला रैंडल तक पहुंचाने की कोशिश करेगा तो अब मुझे इतना भी हक नहीं। मैंने हंस कर कहा, अच्छा है वो अपने हमायतियों को भी आवाज देकर देख ले। रैंडल तो इस वक्त खुद अपनी जान बचाने की फिक्र में होगा, क्लारा ने कहा। गोटेल उसके बाद शीकुराई में होने वाले
ईगल के नुकसान के बाद वो छुपा छुपा फिर रहा होगा। वो छुपा छुपा फिर नहीं रहा होगा, बल्कि मेरी गात में होगा। मेरे हाथों से जिस कदर नुकसानात पहुंचे हैं, उसके बाद वो निचला नहीं बैठ सकता। जब तक उसने फील्ड वर्कर की हैसियत से काम किया, उसकी दिलेरी का कोई सानी नहीं था। बड़े बड़े खतरात में वो आंख बंद करके कूद पड़ता था, लेकिन इक्तदार का मदा चकने के बाद से वो कतन नाकारा हो गया है। बल्कि उसे बुज़दिल कहना चाहिए। तुम ये बात कह रही हो, मुझे तो इस पर गौर करना पड़ेगा। और कोई कहता तुम इस बात को इतना हम ना समझता। तुम जो कि उससे बहुत करीब रह चुकी हो, बहुत करीब। क्लारा ने मेरी बात काट कर कहा, मैं उसकी दास्ता रह चुकी हूँ। उसने नफरत से ऊंट सकोड़े, लेकिन आज मेरी कोई हैसियत नहीं है। वो फकत एक बास है और मैं उसकी मातहत। तुम्हारे मुंह से दास्ता का लफ्ज अजीब सा लगता है। तहदीब ने कहा, तुम लोग तो आजादाना मेल जुल के कायल हो। तुम्हारे यहाँ इन चीजों को बुरा भी नहीं समझा जाता, फिर तुम इतनी हकारत से क्यों उसका जिक्र कर रही हो? इस्तेमाल किया जाना कोई भी पसंद नहीं करता मैडम एक्स, क्लारा ने बेहद तलखी से कहा। मैं उसे दोस्त ही समझती थी, मगर मुझे बाद में मालूम हुआ कि वो तो अपनी जरूरत को ही कर रहा था। जब उसका दिल भर गया तो मेरी भी वही हैसियत होगी जो मुझ जैसे और बहुत से कारिंदों की है। मेरी आंखें तो उस वक्त खुली जब जॉन ने मुझे हलाक करने की नीयत से चुआई पिस्तौल का ट्राइगर दबा दिया। उसके बाद जो थोड़ी बहुत कसर रह गई थी, वाली साहब के रवैये ने पूरी कर दी। इन्होंने दुश्मन होते हुए भी मुझसे कोई तारुज नहीं किया, तो मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर होना पड़ा। और अब मैं रैंडल की हलाकत तक सुकून से नहीं बैठ सकूंगी। मैंने एक तवील सांस ली। इन बातों को छोड़ो, अब मैं अपने प्रोग्राम के दूसरे मरहले पर अमल शुरू कर रहा हूँ। मैंने बुढ़ को इशारा किया और उसने वो मोबाइल फोन मेरे हवाले कर दिया जो मैं जनरल टेरेस से लेकर आया था। उन दिनों गोटेल में मोबाइल फोन रखना जुर्म था और हुकूमत की इंतहाई अहम लोगों को मोबाइल फोन इस्तेमाल करने की इजाजत थी। मैंने मोबाइल फोन पर नंबर डायल किया और जरा ही देर में मैं मैलिनूफ से बात कर रहा था। मुझे पहचाना मैलिनूफ? मैंने भर्राई हुई आवाज में कहा, मैं राजर बात कर रहा हूँ, तुम्हारा खादम। तुम कहाँ हो? मिस्टर राजर, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बातें करनी है। थोड़ी देर के लिए मेरे पास आ जाओ। नहीं मैलिनूफ, मैंने क्या क्या लगा कर कहा, अगर अब मैं तुम्हारे पास आया तो मेरी वापसी मुश्किल हो जाएगी। मैं तुम्हें अपनी गाड़ी पे वापस भिजवा दूंगा। मैलिनूफ ने तेजी से कहा, किस वक्त आ रहे हो? तुम बहुत मासूम हो मैलिनूफ, किसी बात का मतलब ही नहीं समझते। क्या मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि तुम्हारे आदमी मुझे हादसे का शिकार बनाने में नाकाम हो गए हैं? तुम कैसी बातें कर रहे हो मैलिनूफ अकलाविया? मैं एक बिजनेसमैन हूँ, सफाई पेश करने की जरूरत नहीं है मैलिनूफ, मैंने बदेकाना अंदाज में कहा। मेरे रवाना होते ही तुम्हारे आदमियों तक तुम्हारा ये हुक्म तुम्हारी सेक्रेटरी कैरोलिन के तवज्जो से पहुंचा था। मगर मेरी रफ्तार ज्यादा तेज रही, वो मेरी गर्द भी नहीं पा सके। तुम शदीद गलतफहमियों का शिकार लगते हो। मालूम नहीं तुम्हारा वास्ता किन लोगों से रहा है। बिजनेस में तो सौदेबाजी के माहिर हुआ करते हैं। ये सब बातें जो तुम बयान कर रहे हो, ये तो दहशत गर्दों और तखरीबकारों का शुआर होती हैं। जब तुम्हारे आदमी मुझे ढूंढने में नाकाम हो गए तो उन्होंने अखबार के दफ्तर से मालूमात हासिल करने की कोशिश की, लेकिन जब तक मैं नहीं चाहूंगा तुम्हें मेरे बारे में कहीं से कुछ भी मालूम नहीं हो सकेगा मैलिनूफ। इसलिए कि टाम जितना बड़ा हो उतने ही बड़े पैमाने पर किया जाता है। तुम लाख कोशिश कर लो, मेरी गर्द को भी नहीं पहुंच सकोगे। मेरे आदमियों ने तुम्हें तलाश करने की कोशिश जरूर की थी, मगर वो उसमें कामयाब नहीं हो सके। मुझे इसका एतराफ है, लेकिन ये तलाश सिर्फ इसलिए थी कि मैं तुमसे कुछ अहम बातें करना चाह रहा था। अपने कमांडोज को तुमने खुद तलब किया था मैलिनूफ, अपने कमरे से तुमने खुद मुझे निकाला था। मैं तो तुमसे बातचीत ही करने के लिए आया था, मगर तुमने किस नामाकूल रवैया का मुजाहरा किया। मुझे कहने दो कि तुम दुनिया के नामाकूल तरीन इंसान हो। तुम अपने आप को बिजनेसमैन कहते हो, मगर इंतहाई अहमक हो और गधे हो। तुम्हें तो चरने के लिए किसी चरागाह में छोड़ देना चाहिए। तमीज से बात करो। मैलिनूफ ने गुस्से से कपकपाती हुई आवाज में कहा, तुम्हें मालूम नहीं कि तुम किससे हम कलाम हो? मैंने बूढ़ को हाथ से इशारा किया। वो हाथ में ट्रांसमीटर लिए मेरे इशारे का मुंतजिर था। मेरा इशारा पाते ही वो धीमी आवाज में ट्रांसमीटर में बोलने लगा। मुझे खूब मालूम है कि मैं किससे मुखातिब हूँ, मैंने पुरसुकून लहजे में कहा, लेकिन तुम्हें कुछ अंदाजा नहीं है। मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ कि आइंदा मुझसे इस लहजे में बात ना करना, वरना संगीन नताए भुगतने पड़ेंगे। मैं तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराऊंगा। मैलिनोव ने वसीली आवाज में कहा, पुलिस खुद ही तुम्हारा सुराग लगा लेगी। मैं मज़ेदाना अंदाज में हंसा। जरा खिड़की की तरफ तवज्जो रखना मैलिनूफ, मैंने कहा। मैलिनूफ के कमरे की खिड़की सड़क के रुख पर नहीं थी, बल्कि उस तरफ होटल का अहाता था जिसमें स्विमिंग पूल था। उसके बाद अहाते की दीवार थी, जिसके बाद एक पब्लिक पार्क था। उस पब्लिक पार्क का तूल 2 फरलांग से किसी तना कम नहीं था। पार्क खत्म होने के बाद सड़क थी और सड़क के दूसरी तरफ एक छोटा सा क्लब था। उस क्लब की छत पर अली ग्रुप का एक रुकन दूर बार राइवल लिए अलर्ट बैठा था। उसके पास एक ट्रांसमीटर भी था जिस पर बोर्ड से उसका मुसलसल राब्ता कायम था। यह सब कुछ पहले से तरतीब दिए हुए प्रोग्राम के मुताबिक था। मैं 3 तक गिनती गिन रहा हूँ, 1 2 3।
मैंने बुलंद आवाज से गिनती गिनी। मेरे साथ बूढ़ ने भी आहिस्ता आवाज में गिनती गिनी। थी कहते ही मेरे रिसीवर में एक छन्नाके की सी आवाज सुनी। दूर में राइफल से किए गए फायर ने बेलिनोव के कमरे की खिड़की का शीशा चिकना चूर कर दिया था। मैंने दूसरी आवाज भी सुनी थी, गोली के शीशा तोड़ने के बाद दीवार से टकराने की आवाज। और एक तीसरी आवाज भी थी जो बेलिनोव के मुंह से बरामद हुई थी। वो इस्तराबी तौर पर अपनी खौफजदा चीख पर काबू नहीं रख सका था। कुछ अंदाजा हुआ बेलिनोव कि तुम किस पाए के आदमी से मुखातिब हो। मैंने तंदिया ले देगा। मैं अगर तुम्हें गालियां दूं तो तुम्हें वो भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। तुम कोई मुजरिम मालूम होती हो। बेलिनोव फिकला गया। वो बुरी तरह खौफजदा हो गया था। तुम कुछ भी कहो बेलिनोव, मैंने तुम्हें बता दिया है कि मैं तुमसे ज्यादा दूर नहीं हूँ। तुम शौक से पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराओ, लेकिन ये सोचकर दर्ज कराना कि इस तरह तुम किसी बेमुतवक्को रियायत से महरूम हो जाओगे। मैं रिपोर्ट दर्ज नहीं कराऊंगा, लेकिन ये भी तो बताओ कि तुम आखिर चाहते क्या हो। अगर तुम में जरा भी अकल होती बेलिनोव, तो मैंने तुमसे मुलाकात के दौरान जो इशारती गुफ्तगू की थी उससे तुम बहुत कुछ समझ जाते। लेकिन उस वक्त तुम घमंड में थे। तुम्हें अपने कमांडो का जाम था। तुमने मेरी तौहीन की थी बेलिनोव। तुम जरा भी मर्दम शनास नहीं हो। तुम हर एक को अपना जरखरीद समझने के जाम में मुबतला हो। अगर तुमने उस वक्त माकूलियत का मुजाहरा किया होता तो हमारे दरमियान मामलात उसी वक्त तय पा जाते। अब अपने कमांडो से कहो कि वो तुम्हारी तरफ आने वाली गोली का रुख फेरने के लिए तैयार रहें। पहला मौका मिलते ही गोली तुम्हारी खोपड़ी में सुराख कर देगी और तुम्हें दुनिया के किसी मुल्क में भी परा नहीं मिल सकेगी। मैं अपनी शिकस्त तस्लीम कर चुका हूँ। अब मुझे मजीद धमकियां मत दो। बेलिनोव ने बर्राई हुई आवाज में कहा। हमारे हाथ बहुत लंबे हैं मिस्टर बेलिनोव। हम सिर्फ धमकियां नहीं देते, उन पर अमल करके भी दिखा सकते हैं। मैं फर्द वाहिद नहीं हूँ, बल्कि एक तवील सिलसिला है जो बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है। तुम्हारे मुकाबले आने के बाद मैं हर वक्त खतरे में हूँ और रहूंगा। इसलिए तुम लोगों को अलर्ट कर दिया गया है कि अगर मुझे कोई भी नुकसान पहुंचे तो इसका इंतकाम तुमसे लिया जाए। जो मामलात इफाम व तवीन के जरिए हल हो सकते हो उन्हें बढ़ाना नहीं चाहिए। मैं जो कि तुम्हारे बड़े से बड़ा मुतालबा पूरा कर सकता हूँ, इसलिए मेरी ख्वाहिश है कि बात यहीं खत्म हो जाए। बात तो खत्म होकर रहेगी बेलिनोव, और इस सिलसिले में लाएमल मैं तय करूंगा। तुम्हें मंजूर है? मैं इनकार करने की पोजीशन में नहीं हूँ, बेलिनोव ने बर्राई हुई आवाज में कहा। जो प्रोग्राम भी तुम दोगे उस पर अमल करूंगा। कैरोलिन डिनर के लिए 9:30 बजे डाइनिंग हॉल में जाएगी। तुम समेत तुम्हारे अमले के तमाम अराकीन अपने कमरों में ही खाना खाएंगे। डाइनिंग हॉल में बेरा एक आदमी कैरोलिन से मुलाकात करेगा। उसे हिदायत कर देना कि बेरे आदमी के साथ भरपूर ताउन करे। मेरा ख्याल है कैरोलिन तुम्हारी जाती मामलात में बड़ी हद तक दखील है। ये कोई मुश्किल बात नहीं है। बेलिनोव की आवाज में मैंने तमानियत की लहरें महसूस की। मालूम नहीं किस बात पर उसने सुकून का सांस लिया था। मुमकिन है वह इस बात पर खुश हो रहा हो कि मैंने उनसे कोई मुश्किल मुतालबा नहीं किया था। उसके बाद का प्रोग्राम तुम्हें कैरोलिन के जरिए ही मालूम होगा, मैंने कहा, और सिलसिला मुनक़ते कर दिया। तुम बहुत खतरनाक खेल खेले वली, क्लारा ने कहा। बेलिनोव से उलझने की क्या जरूरत है? उसे खामोशी से ठिकाने क्यों नहीं लगा देते? इस खेल में तुम भी मेरी शरीक हो, लेकिन अगर तुम खौफ महसूस कर रही हो तो मुझसे अलग हो सकती हो। मेरी तौहीन मत करो वली, मैं खौफजदा हरगिज़ नहीं हूँ। मैं तो तुम्हें सिर्फ मोहतात रवैया इख्तियार करने का मशवरा दे रही हूँ। उससे उलझना मेरी मजबूरी है क्लारा डियर, वरना फिर रैंडल का सुराग कैसे मिलेगा? ओ तो तुम इस चक्कर में हो, क्लारा ने चौंक कर कहा। मैं तो समझ रही थी कि पहले तुम सुपर ईगल का सफाया करोगे। हाँ, मैं रैंडल के ही चक्कर में हूँ। सुपर ईगल तो हमारे लिए मुस्तकिल आमदनी का एक जरिया होंगे। उन्हें ठिकाने क्यों लगाया जाए? अगर कोई हर्ज ना हो तो अपने आइंदा प्रोग्राम से मुतल्ला फरमा दीजिए, तहजीब ने कहा। कभी कोई हर्ज नहीं, मैंने कहा। अभी हम सब नए मेकअप करेंगे। बूढ़ मेरे लिए एक और कमरा बुक कराएगा जो किसी और फ्लोर पर होगा, ताकि किसी खतरे की सूरत में तुम लोग महफूज रह सको। मैं उस कमरे से निकलकर कैरोलिन से मिलने के लिए जाऊंगा और मेरी वापसी भी उसी कमरे में होगी। डाइनिंग हॉल में तुम चारों अलग अलग मेजों पर और एक दूसरे से फासले पर मौजूद रहोगे ताकि इर्द गिर्द निगाह रख सको। ठीक है, क्लारा ने सारी लाया। अगर तुम किसी खतरे में गिर जाओ तो हम क्या करेंगे? तुम लोगों की इंचार्ज तहजीब होगी, मैंने कहा। उसे मालूम है कि किन हालात में क्या करना होगा। ताम ये जरूर है कि तुम लोग दखल अंदाजी से इंतहाई हद तक गुरेज करने की कोशिश करना। कैरोलिन ने अपने डाइनिंग हॉल की एक वस्ती मेज मुंतजिम की थी। आसमानी रंग के ब्लाउज और स्कर्ट में वो भी अप्सरा मालूम हो रही थी। उसके इर्द गिर्द की तमाम मेदें आबाद थी। मैं जानबूझकर 5 मिनट की ताखीर से डाइनिंग हॉल में दाखिल हुआ था। कैरोलिन मुजरिबाना अंदाज में कभी डाइनिंग हॉल के दरवाजे की तरफ और कभी हॉल में मौजूद लोगों पर नजर डालती थी। उसके लिए ये शिनाख्त करना मुमकिन नहीं था कि उसका मतलूबा शख्स कौन है। मैंने कैरोलिन की बेद की तरफ बढ़ते हुए हॉल पर एक तायराना नजर डाली। तहजीब और बूढ़ के अलावा डेविड और क्लारा भी हॉल में मौजूद थे।